Hello friends, welcome back in our channel Scribbled Writing. My name is सचिन श्रीवास्तव और आज हम हमारी बुक नरेशन सीरीज की कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि इन लव 1919 एन एरा ऑफ लव की नोवेल पर बेस्ड है, जिसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के लिए ईजिली अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड ब्लू रोज की वेबसाइट्स पर, जिनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। साथ ही हमारी इस बुक नरेशन सीरीज की सारी प्रीवियस वीडियोस की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो नरेशन को। सो गेट रेडी टू गो। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक रचना है। इस कहानी में उपयोग किए गए नाम, स्थान, वस्तु या किसी घटना का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। इसका प्रयोग सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से इस कहानी को रोचक बनाने के लिए किया गया है। हमारी कहानी का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से स्वीकार करें। धन्यवाद। जैसा कि हमने अब तक की कहानी में जाना, महल में कुछ दिन बीतते हैं और अब वेदांशी का यहाँ किसी काम में मन नहीं लगता। महल के बाहर एक घोड़े का अस्तबल देखती है और वहां घुड़सवारी करने पहुंचती है, लेकिन वहां एक कर्मचारी वेदांशी को यह कहकर घोड़ा देने से मना कर देता है कि यहाँ आज सिर्फ नील ही घुड़सवारी का अभ्यास करता है। लेकिन वेदांशी जबरदस्ती एक घोड़े पर सवार होने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो घोड़ा उसे नीचे गिराकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी नील वहां आकर वेदांशी को बचा लेता है। फिर नील अपने घोड़े ध्रुव को वेदांशी से मिलवाता है। वेदांशी अपनी घुड़सवारी की इच्छा महाराज को बताती है, जिसके बाद नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति वेदांशी को घुड़सवारी सिखाने के लिए दिया जाता है। लेकिन वेदांशी नरेंद्र की एक ना सुनते हुए उस घोड़े पर सवार हो जाती है, जो वेदांशी को एक गहरे जंगल की ओर लेकर चल देता है और रास्ते में अपना आपा खोते हुए वेदांशी को नीचे गिराकर वहां से भाग जाता है। घोड़े से गिरने के बाद वेदांशी नीचे एक गहरी खाई में जा गिरती है और एक पेड़ की टहनी के सहारे उस खाई में लटक जाती हैं। नरेंद्र वापस जाकर यह सारी बातें नील को बताता है, जिसके बाद नील तुरंत वेदांशी को ढूंढता हुआ उस जंगल में पहुंचता है और वेदांशी को ढूंढने के बाद उससे बचा लेता है, लेकिन साथ ही वेदांशी को डांटता भी है, जिससे वेदांशी नील से माफ़ी मांगती है और जिसके बाद महाराज से नील द्वारा घुड़सवारी सीखने की इच्छा जाहिर करती है। नील वेदांशी को कई दिनों तक कई तरह की चीज़ें सिखाता है, जिसे देख महाराज के मन में राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करने का विचार आता है। अब आगे। जल्द ही महाराज ने अपने राज्य में घुड़सवारी की एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया, जिसमें हिस्सा लेने दूर दूर के राज्यों से भी कई खिलाड़ी सोनार्थ पहुंचे थे, जिनमें कई राजकुमार और राजकुमारियां भी अपनी काबिलियत का परिचय देने के लिए शामिल थे। लेकिन इस प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी, जो महाराज ने नील को सौंपी थी। इसी के साथ अपने दूसरे मंत्रियों को भी इस प्रतियोगिता से जुड़ा एक एक कार्य दिया गया था। महाराज के द्वारा राज्य में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसकी प्रेरणा भी उन्हें वेदांशी के ही कारण मिली थी। इसलिए सोनार्थ राज्य से वेदांशी ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही थी। प्रतियोगिता के शुरू होने से ठीक पहले सारे खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हो चुके थे, जिसके बाद महाराज के इशारे पर उनके एक मंत्री ने खड़े होकर उन सभी खिलाड़ियों को उस प्रतियोगिता से जुड़े सभी नियमों के बारे में बताया, जिसके अनुसार उन सभी को इस प्रतियोगिता में अपने अपने घोड़े पर सवार होकर बाकी खिलाड़ियों से पहले अपने राजा की उस तलवार को ढूंढकर वापस लाना था, जिसे राज्य के बाहर छिपाया गया था, और जिसके बाद उसे लेकर उसकी सही म्यान में लगाना था, जो उन म्यानों में शामिल थी जो महल के पिछले हिस्से में बने एक बड़े से मैदान के बीचों बीच एक कतार में लगी हुई थी, जहां महाराज, उनके मेहमान और साथ ही पूरा राज्य इस प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन रास्ते में आने वाली सारी दिक्कतों का सामना उन सभी खिलाड़ियों को खुद बिना किसी की मदद लिए ही करना था, और इस बीच अगर कोई इस प्रतियोगिता को छोड़ना चाहे तो वो इसे बीच में ही छोड़कर इस प्रतियोगिता से अलग हो सकता था। प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और सभी खिलाड़ी अपने अपने घोड़े पर सवार हो चुके थे, जिसके कुछ ही पलों बाद महाराज के द्वारा अपनी कमान से आसमान में एक तीर छोड़कर इस प्रतियोगिता का आरंभ किया, जिसके छूटते ही सभी खिलाड़ी अपने घोड़े पर सवार होकर हवा की गति से दौड़ पड़े। थोड़ी दूर तक सभी खिलाड़ी एक गति को अपनाए हुए आगे बढ़ रहे थे,
लेकिन कुछ समय बाद कुछ खिलाड़ी दूसरों को पछाड़कर उनसे आगे निकल गए, पर कुछ काफ़ी पीछे ही रह गए। वेदांशी को देख साफ समझ आ रहा था कि उसे इस प्रतियोगिता में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। उसका एक कारण यह भी था कि अभी उसे घुड़सवारी सीखे हुए केवल कुछ ही दिन हुए थे और बाकी सारे खिलाड़ी अपनी अपनी कला में माहिर थे। फिर भी वेदांशी अपनी पूरी जान लगाकर इस प्रतियोगिता में डटी हुई थी। अब तक सारे खिलाड़ी जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहे थे कि थोड़ी ही दूरी पर उन सभी की गति पर एक नदी ने एक साथ रोक लगा दी, जिसके रास्ता रोकने के कारण सभी खिलाड़ियों को वहीं उस नदी के किनारे पर थमना पड़ा। सभी बहुत देर तक वहां खड़े रहे, पर किसी को भी उस नदी को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया। वेदांशी उन सभी खिलाड़ियों में अब तक सबसे पीछे थी, जिस कारण उसे नदी तक पहुंचने में बाकी सभी खिलाड़ियों से थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। जहां पहुंचकर अब वो भी उस नदी को पार करने की पहली उलझ चुकी थी। नील इन सभी की सुरक्षा के लिए इन सभी पर दूर से नज़र रखे हुए था, पर वो किसी भी खिलाड़ी की प्रतियोगिता में आई मुश्किल को सुलझाने में किसी भी तरह से उनकी मदद तब तक नहीं कर सकता था, जब तक उनकी जान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो। नील भी वेदांशी को उसके दिमाग से इस समस्या से बाहर निकलते हुए देखना चाहता था। वेदांशी बहुत देर तक अपने आसपास स्थित वस्तुओं को देखती रही, जिसके बाद वेदांशी को वहाँ कई सारे पेड़ दिखाई दिए जो पानी में आधे अंदर डूबे हुए थे। तब उन पेड़ों को देख वेदांशी ने अपनी तलवार से पेड़ के उस हिस्से को काटकर अलग कर दिया और उसे फाड़कर उसे एक नाव का रूप दे दिया, जिसमें उसने अपने घोड़े को खड़ा करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तब उसने बिना घोड़े के ही आगे बढ़ने का फैसला किया और वो अपने घोड़े को घास से भरे एक मैदान के एक छोर पर एक पेड़ से बांधकर खुद अपनी बनाई उस नाव में बैठ आगे बढ़ गई, जिसमें पेड़ की कुछ टूटी टहनियाँ उसके लिए पतवार का कार्य कर रही थी, जिसका इस्तेमाल कर वेदांशी कुछ ही पलों में नदी के दूसरे छोर पर पहुंच चुकी थी। अब तक जहां वेदांशी सभी खिलाड़ियों में सबसे पीछे थी, अब वो अपनी बुद्धि का उपयोग कर अचानक ही सबसे आगे निकल आई थी, जिसकी देखा-देखी अब दूसरे सभी खिलाड़ी भी उसकी इस तरकीब से उस नदी को पार कर आगे बढ़ रहे थे। नील भी कहीं न कहीं यह सब देखकर वेदांशी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था। अपनी इस पहली चुनौती को पार करने के बाद वेदांशी के अंदर इतना आत्मविश्वास तो आ चुका था, जिससे कि वो आगे आने वाली किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थी। वेदांशी ने जिस नदी को पार करा था, उसकी दूसरी तरफ पहुंचते ही एक जंगल की शुरुआत होती थी, जिस ओर अब वो आगे बढ़ते चली जा रही थी, जहां और भी कई दूसरी चुनौतियां थी जो उसका इंतजार कर रही थी। इस जंगल में ही कहीं वो तलवार छुपी हुई थी, जिसे ढूंढकर वेदांशी को वापस महल लौटना था। वेदांशी अपने दिमाग में अब बस उसी तलवार को जंगल में खोजने के बारे में ही सोच रही थी, पर उसके लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला था, जितना आसान वो सोच रही थी। उन सभी खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो वेदांशी की फुर्ती और बुद्धि को देख घबरा रहा था और जो किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि वो वेदांशी जैसी एक लड़की से हार जाए, जिसने इस तरह की किसी प्रतियोगिता में पहली बार ही हिस्सा लिया था। क्योंकि इस समय वेदांशी उन सभी खिलाड़ियों में सबसे आगे थी, इसलिए उस खिलाड़ी ने वेदांशी को हराने के लिए बेईमानी का सहारा लिया, जिसमें उसने उस जंगल के एक हिस्से में बने एक गड्ढे को लकड़ी और पत्तों से ढककर जंगल की घास उसके ऊपर फैला दी, जिससे अब वो एक समतल पठार की तरह दिखाई दे रहा था। इसके बाद अब वो खिलाड़ी उस गड्ढे से थोड़ा आगे आकर खड़ा हो गया और वेदांशी के आने का इंतजार करने लगा, जहाँ वेदांशी कुछ ही देर में आने वाली थी। वेदांशी उस जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी, पर ना जाने क्यों वेदांशी को जंगल की वो जगह बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी, जैसे कि वो पहले भी उस जंगल में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी वो किसी बात पर ज़्यादा ध्यान दिए बिना अपनी इस प्रतियोगिता को पूरा करने के लिए अपना सारा ध्यान उस तलवार को ढूंढने में लगा रही थी। जिसके बाद उस जंगल में थोड़ा ही आगे पहुंचने पर कुछ ही दूरी पर उसे वो दो रास्ते दिखाई दिए, जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें देख वेदांशी उन रास्तों की ओर आगे बढ़ गई, जिनके पास पहुंचने पर उसे वहां एक आदमी उन दोनों रास्तों के बीच में खड़ा नजर आया, जो उन खिलाड़ियों में से ही एक दिखाई दे रहा था। पर वेदांशी यह नहीं जानती थी कि वो खिलाड़ी वहां खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। आप इन दोनों रास्तों के बीच खड़े क्या सोच रहे हैं? वेदांशी ने कहा। क्या आप इन रास्तों में से सही रास्ते को तलाश कर रहे हैं? जी हाँ, हमारा मतलब हम अभी अभी इस बाएं रास्ते से होकर आए हैं राजकुमारी, उस खिलाड़ी ने कहा, जिस रास्ते पर आगे एक बहुत ही बड़ी खाई है।
जिसमें हम गिरते-गिरते बचे हैं और इसलिए हम बाकी सभी आने वाले खिलाड़ियों को खबरदार करने के लिए यहाँ रुके हुए हैं। आप भी कृपया दाएं रास्ते पर आगे बढ़िए। क्या? एक खाई? वेदांशी ने कुछ याद करते हुए एक गंभीर आवाज में कहा। हमें उस रास्ते के खतरे से खबरदार करने के लिए आपका धन्यवाद। जिसके बाद वेदांशी उन दोनों रास्तों में से उस दाएं रास्ते पर तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही दूर तक जाने पर वेदांशी को अचानक आगे की जमीन पर बिछी घास थोड़ी उथली-पुथली दिखाई दी, जैसे कि किसी ने वहां की घास को जमीन से उखाड़कर दोबारा उसी जगह पर लगा दी हो। जिस बात की समझ आते ही वेदांशी अपने कदमों को थामती हुई ठीक उस उथली घास वाली जगह से एक कदम की दूरी पर रुक गई और उसने उस जगह की जांच करने के लिए जैसे ही उस जमीन को छुआ, अचानक उस जगह का एक बड़ा सा हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया और पलक झपकते ही वेदांशी की आंखों के सामने एक बड़ा सा गहरा गड्ढा बनकर तैयार हो गया, जिसे देख पहले तो वेदांशी भी चौंक गई, पर कुछ देर सोचने समझने के बाद उसे समझ आ गया कि जिस खिलाड़ी ने उसे इस रास्ते पर पहुंचाया था, यह सारा कार्य उसी खिलाड़ी का था और वो धोखे से उसे उस गड्ढे में गिराना चाहता था। वेदांशी इस बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि यह वही जंगल था जिसमें वो पहले भी अपनी घुड़सवारी के दौरान आ चुकी थी, जब वो उस खाई में जाकर गिरी थी, और इसलिए वेदांशी जब से इस जंगल में आई थी, यहाँ की जगह उसे काफ़ी जानी पहचानी नजर आ रही थी। पर इस बार जंगल में आने का रास्ता बदल जाने के कारण वेदांशी को इस जंगल के बारे में समझने के लिए इतना समय लग गया। वेदांशी को याद आया कि वो खिलाड़ी जिस रास्ते पर था, वहाँ सच में एक खाई थी जिसमें पहले वो गिर चुकी थी, पर उस खाई के बारे में वो खिलाड़ी कुछ नहीं जानता था और अगर वो उस खाई में गिर जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। और इसी बात को सोचकर वेदांशी उस खिलाड़ी की जान बचाने के लिए वापस उसी रास्ते पर दौड़ गई जिस रास्ते से वो अभी-अभी आई थी। वेदांशी को रास्ता भटकाकर वो खिलाड़ी बहुत ही आराम से धीरे-धीरे उस जंगल को पार कर रहा था कि अचानक उसे अपने पीछे पेड़ों और झाड़ियों के एक गुच्छे में किसी चीज की हलचल महसूस हुई, जिसे सुनते ही उस खिलाड़ी ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। जिसके बाद वो अपने पीछे उन झाड़ियों की ओर मुड़ा और कुछ देर तक उन झाड़ियों को अपनी आंखों से टटोलने लगा। जिसके कुछ देर बाद उन झाड़ियों में एक बार फिर हलचल हुई, जिसके तुरंत बाद उस खिलाड़ी ने वेदांशी को उन झाड़ियों के पीछे से भागते हुए अपनी ओर आता देखा, जिसे देख वो खिलाड़ी घबरा गया और उसी घबराहट में उसकी वो तलवार उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर जा गिरी। जिसके तुरंत बाद बिना कुछ सोचे समझे उस खिलाड़ी ने अपनी पूरी ताकत के साथ वेदांशी से बचने के लिए उसी खाई वाली दिशा में आगे भागना शुरू कर दिया। उस खिलाड़ी को इतनी तेजी से उस खाई की ओर आगे बढ़ता देख वेदांशी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिना कुछ सुने अपनी पूरी रफ्तार से उस खाई की ओर बढ़ता ही जा रहा था। जिसके कुछ ही देर बाद अब वो खिलाड़ी उस खाई वाली जगह पर पहुंच चुका था, पर अब तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। वहां पहुंचते ही उसका एक पैर खाई में जा गिरा, लेकिन इससे पहले कि वो खाई में गिर पाता, वेदांशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वेदांशी ने उस खिलाड़ी को उस खाई में गिरकर मरने से बचा लिया। लेकिन इस बीच वेदांशी का सर वहां पड़े एक पत्थर से जा टकराया, जिससे उसके सर पर भी एक गहरी चोट आ गई। जिसे देख उस खिलाड़ी ने अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होकर अपनी इस गलती के लिए वेदांशी से माफी मांगी और इस खेल से बाहर हो गया। लेकिन इन सब के कारण अब तक वेदांशी के शरीर पर कई छोटी बड़ी चोट के निशान लग चुके थे, जिस कारण अब वो भी बुरी तरीके से जख्मी थी और सर पर आई चोट के कारण अब वो लगभग बेहोश हो चुकी थी। वो खिलाड़ी वेदांशी की मदद करना तो चाहता था, पर तब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर बाद वेदांशी का अब अपनी आंखें खुली रख पाना भी मुश्किल हो रहा था। वो उस जंगल की जमीन पर लेटी हुई अपने ठीक ऊपर लंबे लंबे पेड़ों और उनके ऊपर मंडराते सफेद चमकते हुए बादलों को देख रही थी, जो अब उसकी आंखों के सामने धुंधले होने लगे थे। वेदांशी की आंखों के सामने अब उन पेड़ पौधों की जगह पर काला अंधेरा छाने लगा था, पर अचानक ही वेदांशी को अपनी आंखों के सामने नील जैसे एक व्यक्ति की धुंधली आकृति दिखाई दी, जिसे देख वेदांशी ने मुस्कुराया और बिना किसी चिंता के अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद एक बार फिर कुछ पलों के लिए वेदांशी की आंखें खुली
तब उसने खुद को नील के साथ ध्रुव पर सवार पाया, जो जंगल की ओर आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद दोबारा वेदांशी की आंखें बंद हो गईं। वेदांशी अभी भी होश में नहीं थी और उसे होश में लाना बहुत जरूरी था, वरना उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए नील पानी की तलाश में उसे लेकर आगे बढ़ता चला गया। जिसके कुछ ही दूर जाने पर नील को जंगल में एक झरना दिखाई दिया, जो एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर रहा था। नील ने उस झरने को देख अपना घोड़ा उसके पास रोका और वेदांशी को उस पर से नीचे उतार कर उसे एक चट्टान के टुकड़े के सहारे एक जगह पर बैठा दिया और पत्तों का एक कटोरा बनाकर उसमें उस झरने का थोड़ा पानी लाकर वेदांशी को पिला दिया। साथ ही उसे होश में लाने के लिए पानी की कुछ बूंदें उसके चेहरे पर भी डाली। कुछ देर बाद अब वेदांशी धीरे धीरे होश में आ रही थी। जिसके कुछ ही पलों बाद वेदांशी अब पूरी तरह अपनी आंखें खोल चुकी थी, जिनके खुलते ही वेदांशी ने एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों के सामने पाया। जिस नज़ारे में वो कई तरह के रंग बिरंगे फूलों से लदे पौधों के बीच घिरी हुई थी। ऊंचे पेड़ों के बीच से आती सूरज की झिलमिल करती रोशनी भी आकर सीधे उसी पर गिर रही थी। जिसके साथ ही वहां मौजूद वो झरना और उससे बनी वो नदी, जो जंगल के बाहर तक जा रही थी, इस पूरे नज़ारे को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा था। जिसे देख वेदांशी ने कुछ देर के लिए खुद को लगी चोट को भी भुला दिया था और वेदांशी के होश में आने से अब नील भी चैन की सांस ले पा रहा था। शुक्र है कि आपको होश आ गया राजकुमारी, नील ने कहा। हमें लगता है कि अब आपको वापस महल लौट चलना चाहिए। हमें यह प्रतियोगिता किसी भी कीमत पर जीतना है नील, वेदांशी ने धीमी आवाज में कहा। हर बार जीतता है जरूरी नहीं होता है राजकुमारी, और आपकी हालत भी अभी ठीक नहीं है। आपने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, यह भी बहुत बड़ी बात है, नील ने कहा। आपको वापस चलना होगा। नहीं नील, वेदांशी ने कहा। जीतना ना सही, पर हम इस प्रतियोगिता को पूरा जरूर करेंगे। जिसके बाद वेदांशी अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगी। जिस बीच उसकी नज़र एक बार फिर उस बहते झरने पर पड़ी, पर इस बार उसका ध्यान झरने के पीछे उस चीज को टटोल रहा था, जिसकी चमक उसे झरने के बहते हुए पानी के भी पार नजर आ रही थी। जब वेदांशी ने उस चीज को ध्यान से देखा, तब उसे पता चला कि उस झरने के पीछे वही तलवारें छुपी हुई थी, जिन्हें वो सभी खिलाड़ी ढूंढ रहे थे। झरने के पीछे वो सारी तलवारें अब तक एक कतार में लगी हुई थी, जिसका मतलब था कि वेदांशी वह पहली खिलाड़ी थी जिसने इन तलवारों को खोज निकाला था। उन तलवारों का पता चलते ही नील तुरंत जमीन पर बहती हुई नदी को पार करते हुए उस झरने तक जा पहुंचा, जहां से उसने उस झरने के पीछे से महाराज रतन सिंह की तलवार को निकाली और उस तलवार को लाकर वेदांशी के हाथों में सौंप दी। वेदांशी उस तलवार के अपने हाथ में आते ही अब एक अलग ही तरह से एक नए जोश को अपने अंदर महसूस कर रही थी। जिसके बाद नील वेदांशी को लेकर तुरंत ही महल की ओर चल दिया और महल पहुंचकर वेदांशी ने अपने तलवार को उसकी मियान में सबसे पहले डालकर इस प्रतियोगिता को जीत लिया। पर वेदांशी की यह हालत देख महाराज ने उससे उसकी इस हालत का कारण पूछा। तब वेदांशी ने वो सारी बातें महाराज को बता दी, जिसके कारण उसे इतनी चोट पहुंची थी, और साथ ही यह भी बताया कि किस तरह नील ने उसकी यह प्रतियोगिता को पूरा करने में उसकी मदद की थी। वेदांशी की बात सुन महाराज ने नील का धन्यवाद किया और साथ ही वेदांशी को उसकी जीत का इनाम देने के लिए मंच पर बुलाया। पर वेदांशी ने एक पल सोचा और उस इनाम को लेने से इनकार कर दिया। हम यह इनाम नहीं ले सकते पिताजी, वेदांशी ने कहा। पर क्यों वेदांशी, महाराज रतन सिंह ने आश्चर्य से कहा। आप इस इनाम को लेने से इनकार क्यों कर रही हैं? पिताजी, क्योंकि सही मायने में इस इनाम पर हमारा नहीं बल्कि नील का अधिकार है, वेदांशी ने कहा। अगर वो सही समय पर नहीं आते तो शायद हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, और यहाँ तक कि हमें यह सारी कलाएं सिखाने वाले भी नील ही हैं। इसलिए हमें लगता है कि इस इनाम पर हमसे ज़्यादा उनका हक है और इसलिए यह उन्हें ही मिलना चाहिए। नहीं राजकुमारी, नील ने आगे आते हुए कहा। आपकी हिफाजत कर हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है, और आपने इस प्रतियोगिता को जीता क्योंकि आपके अंदर इसे जीतने की काबिलियत थी, इसलिए इस इनाम पर भी आपका ही हक है। महाराज यह देखकर खुश थे कि जो वेदांशी कुछ दिन पहले तक नील से झगड़ा करने का बहाना ढूंढती रहती थी, अब वो खुद नील को अपनी जीत का कारण बता रही थी।
लेकिन महाराज के सामने अब एक बड़ी विडंबना यह खड़ी हो चुकी थी कि आखिर वो नील और वेदांशी में से यह इनाम किसे दे। तब महाराज ने अपने मन ही मन कुछ सोचा और एक फैसला किया। बस, आप दोनों अब एक दूसरे को यह इनाम देने के लिए झगड़ना बंद कीजिए। महाराज ने उन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है कि यह इनाम हमें किसे देना है। किसे पिताजी? वेदांशी ने पूरी उत्सुकता के साथ पूछा। आप दोनों को, महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसके बाद महाराज ने उस मंच से सबके सामने नील और वेदांशी दोनों को ही वह इनाम देने की घोषणा की और उन दोनों को उस इनाम के तौर पर पुणे में स्थित महाराज रतन सिंह का एक आलीशान महल दिया गया, जिस पर अब नील और वेदांशी का बराबर अधिकार था। नील और वेदांशी दोनों ही महाराज के इस फैसले से खुश थे और उन दोनों ने ही महाराज के दिए इस इनाम को भी एक साथ स्वीकार किया। यह दिन वेदांशी के लिए एक खास दिन साबित हुआ, क्योंकि सोनार्थी आने के बाद यह पहली बार था जब वेदांशी ने नील के साथ मिलकर खुशी खुशी किसी कार्य को पूरा करा था। जिसके बाद वेदांशी भी अब नील के साथ काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल चुकी थी और इसी के साथ नील भी अब वेदांशी के लिए एक सिपाही से कई ज़्यादा उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी को हमारी यह नरेशन वीडियोस पसंद आ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी यह बुक नरेशन सीरीज़ टोटल 19 चैप्टर्स के अंदर कंप्लीट की जाएगी, जो कि कुछ 30 to 35 वीडियोस में कंप्लीट होगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हम हमारी वीडियोस को और इफ़ेक्टिवली आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।